हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर लगता है कि ये जो वीडियोस हैं, ये एनालिसिस वीडियोस हैं, ये किसी भी फॉर्म में आपको बेनिफिट कर रही हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ताकि ये बाकी लोगों तक भी ये इनिशिएटिव पहुँच पाए और आप खुद भी शेयर कर सकते हैं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को, देन प्लीज डू दैट एज वेल। तो आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि आज न्यूज़पेपर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स के साथ आई है, ब्यूटिफुल आर्टिकल्स एंड ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एडिटोरियल्स। जो द हिंदू में एक आर्टिकल सुहासिनी हैदर, जो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक आर्टिकल लिखा है। और अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में शांत सरन जी ने, जो आपको पता है कि हमारे फॉर्मर फिनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लिखा है। तो आप प्लीज स्टे टू लिसन ऑल ऑफ देम। और मैं आज बहुत ही डिटेल में नागा इशू, मतलब नागा इंसर्जेंसी का हिस्ट्री, क्या पीस इनिशिएटिव्स हैं, नागास की डिमांड्स क्या है, ये सब भी बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी। सो प्लीज स्टे एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट आर्टिकल जो मैं आपको बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगी वो ये है कि ईडी ने, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, यंग इंडियन ऑफिस को सील कर दिया है टेम्परेरली। तो आपको एक पता होगा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर एम्फसाइज करूँगी कि आप जाके मेरी एक सेकेंड में एक बार चेक कर लूँ कि कौन सी वीडियो है। आप प्लीज़ मेरी जाके 31 जुलाई की वीडियो सुनिए प्लीज़। फर्स्ट 27 मिनट्स जो हैं, स्टार्टिंग के 27 मिनट्स में मैंने बहुत ही अच्छे से पीएमएलए के जो एससी का वर्डिक्ट है, पीएमएलए को अपहोल्ड करने में क्या क्या उन्होंने रीजंस दिए हैं, क्या ग्राउंड्स दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम किस बेसिस पे सारे अमेंडमेंट्स को अपहोल्ड कर रहे हैं, वो मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। देखिए, आप एडिटोरियल्स बहुत सारे पढ़ेंगे, आर्टिकल्स भी बहुत सारे आते रहेंगे, सब अच्छे हैं। मैंने खुद ने 4-5 एडिटोरियल्स पीएमएलए के एनालिसिस पे डिस्कस किए हैं, जो एक प्रताप भानु मेहता ने लिखा था, और ऐसे बहुत अच्छे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीज़न दिया कि हम क्यों मानते हैं कि पीएमएलए को जो अमेंड किया गया था 2019 में, जिन ग्राउंड पे वो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जस्टिफाई किया है। अगर आप जितने भी एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको पढ़ के ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही सब कुछ उन्होंने ऐसा गलत अपहोल्ड कर दिया। लेकिन जब आप उस आर्टिकल को सुनेंगे, जो मैं अपनी 31 जुलाई की वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कहीं चीज़ें ऐसी भी सुप्रीम कोर्ट ने की अपनी वर्डिक्ट में बोली हैं, जैसे कि जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, उसको आपको, जो ईडी है, ईडी को वो ग्राउंड्स बताना उस इंसान को बहुत ज़रूरी है कि आपको किस बेसिस पे हम अरेस्ट कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन हम किन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं, हमें ऐसा क्या पता चला आपके बारे में। लेकिन अगर आप सारे एडिटोरियल्स पढ़ते रहेंगे जो हर दिन आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, तो आपको लगेगा कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी भी कोई बात बोली है। आपको तो लगेगा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक अथॉरिटेटिव स्टेट का साथ दिया है बिल्कुल बहुत गलत। कहीं ना कहीं मैं मान सकती हूँ कि है सुप्रीम कोर्ट का अपहोल्ड करना, कुछ क्रिटिसिज्म सही भी है, लेकिन आप प्लीज उसको पढ़िए, आपको कुछ लगेगा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सही चीजें भी बोली हैं उसमें। सो प्लीज गो एंड विजिट 31 जुलाई की वीडियो, पहले 27 मिनट। ओके, अब ये क्योंकि इंडिया जो यंग इंडियन ऑफिस है उसको सील कर दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि नेशनल हेराल्ड केस एक्चुअल है क्या। और नेशनल हेराल्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी, जो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो नेशनल हेराल्ड बेसिकली एक इंडियन न्यूज़पेपर है जो पब्लिश करती है द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये एक कंपनी है जिसमें, जो इट इज़ बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ द जर्नल्स, राइट, और उसकी एक कंपनी है जो ये पब्लिश करती है। लेकिन इसे ओन कौन करता है नेशनल हेराल्ड को, मतलब इस न्यूज़पेपर को, यंग इंडियन लिमिटेड, जिसका ऑफिस आपने देखा अभी ईडी ने सील कर दिया है। तो ये जो यंग इंडियन लिमिटेड है, ये बेसिकली एक कंपनी है जिसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ओन करते थे, अभी तो इनको मतलब अटैच कर दिया गया है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी 38% शेयर्स दोनों के ही, मतलब राहुल जी के 38% और सोनिया जी के 38% शेयर्स उस कंपनी में थे। अब ये जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, इट वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय द इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1938। 1938 में इट वाज फाउंडेड बाय JL नेहरू। और जो AJ हेल है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड,
ये उस टाइम पे देखिए, ये लाई जो न्यूज़पेपर लाई गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये लाई तो एक इंडिपेंडेंस दिलवाने के टूल की तरह थी, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स जो वो लिखते थे, एडिट करते थे, वो जितने भी आर्टिकल्स थे वो कहीं ना कहीं हमारा एक ही गोल था उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस। तो और भी बड़े सारी 2 न्यूज़पेपर्स और थी जो ये एजेएल पब्लिश करता था उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए, जो एक उर्दू में थी जिसका नाम था कौमी आवाज़, और एक हिंदी में थी जिसका नाम था नवजीवन। आपको पता होगा नवजीवन तो। और ये जो नेशनल हेराल्ड है, पर ये एक इंग्लिश इंडियन न्यूज़पेपर है, तो ये इंग्लिश इसका मीडियम होता था। लेकिन आपको अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होगी तो आपको ये भी पता होगा कि इसे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बैन कर दिया गया था। फिर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद तो इसे कंटिन्यू किया ही गया, लेकिन 2008 में बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस आ गया था। ये कंपनी मतलब जो भी पब्लिश कर रही थी, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इसको कंटिन्यू कर पाए, तो 2008 में इसके ऑपरेशंस को सीज कर दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एक प्लान लाया गया जिसके तहत इसको रीलॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर ये डिजिटल पब्लिकेशन के फॉर्म में इसे रीलॉन्च किया गया 2016 में। तो अब ये जो केस चल रहा है, ये करप्शन केस चल रहा है, आपको पता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर। तो बस वही सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट रोल्स बैक डेटा प्रोटेक्शन बिल। आपको पता होगा कि पिछले 5 साल से डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर काम कर रही थी, डिस्कस कर रही थी कि कैसे 2017 में मेरे ख्याल से ये बिल लाया गया था। तो तब से लेके अभी तक सारे जितने भी एमपीज हैं वो डिस्कस करते थे कि डेटा की प्राइवेसी है जो इंडियंस की, वो कैसे रिटेन की जाए, मेंटेन की जाए। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए दिन आते रहते थे, लेकिन एवरीथिंग हैज एक्चुअली गॉन इनटू वेन, बिकॉज कोई भी एक कंसेंसस पे पहुंच ही नहीं पाया। बहुत सारी सिचुएशन इवॉल्व कर रही हैं, एक इन्वायरमेंट जो है वो अलग हो चुका है इस टाइम पे, तो एक नए लॉ की ज़रूरत है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है। तो उन्होंने जो पुराना ये बिल था, डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसको वापस विड्रॉ कर लिया है लोकसभा से। अब वो कह रहे हैं कि हम एक फ्रेश बिल लेके आएंगे जो आज के कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क में फिट हो सके, आज की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, ओके। ऑलराइट, चाइना स्टेप्स अप प्रेशर ऑन ताइवान। आपको बिल्कुल पता है, आज का थंबनेल भी यही था, और इस पे आज एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल भी आया है जो श्याम सरन जी ने लिखा है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि चाइना ने अब कैसे दिखाया है कि वी आर रियली वेरी एंग्री अपॉन नैन्सी पेलोसी's visit to Taiwan। ऑब्वियसली चाइना वीक थोड़ी ना दिखा सकता है खुद को कि हम तो बिल्कुल सहमत है, कोई बात नहीं, नैन्सी पेलोसी जी आ गई तो हम तो शांत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चाइना ने क्या किया है कि जो चाइना की मिलिट्री है, उन्होंने it has begun with one of its largest ever exercises in the waters of ताइवान स्ट्रेट। मतलब ताइवान स्ट्रेट में जो ताइवान स्ट्रेट इज वाटर चैनल, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अब ये ऑर्डर्स आए हैं चाइनीज मिलिट्री को कि वो जो एयर स्पेस है और वाटरवेज हैं, 4 दिन के लिए ब्लॉक कर देंगे उसको कंप्लीटली, शिपिंग और एविएशन ताइवान की ब्लॉक कर देंगे। और बहुत सारे और मेजर्स लिए जा रहे हैं जो रिटेलिएशन में यूएस की विजिट के जो ताइवान में लिए जाएंगे चाइना द्वारा। बहुत सारी ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं जो उन वाटर्स में जो चाइना टेरिटोरियल वाटर कंसिडर करता है, जिसपे उसका राइट है, जिसपे जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी वो सिर्फ जो ताइवानीज मिलिट्री है सिर्फ वो कंडक्ट कर सकती है। चाइना उसमें भी घुस चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू फ्रीबीज इशू। देखिए, फ्रीबीज के मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम पिछले 10 दिन में देख चुके हैं, 10 दिन में ये सिचुएशन कैसे इवॉल्व हो रही है, क्या क्या फ्रीबीज पे है, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी एक कैंपेन दौरान कि रेवड़ी कल्चर जो है, जो आजकल का यूथ है, उनको इस रेवड़ी कल्चर के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। जो वोटर्स को खरीदने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी कहते हैं हम ये फ्री दे देंगे, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के कल्चर से ल्योर होके वोट नहीं करना चाहिए। तो ये पहला, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा क्या हुआ, देखिए, लेकिन इस चीज का जो प्रमाइस है ना, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, मतलब सब इतने अचानक से सचेत होने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी भी चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसमें से एक रीजन ये है कि जब श्रीलंका में गोताबाया राजापाक्सा की गवर्नमेंट आने वाली थी, तो जब वो अपने इलेक्शंस लड़ रहे थे, उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस किए थे कि हम टैक्सेस बिल्कुल ही ऑलमोस्ट एकदम कम कर देंगे, बहुत ही लो टैक्सेस, हम बहुत सारी चीज़ें फ्री में देने स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल लोग
टेंशन के बिना रहेंगे। तो इसी वजह से उन्हीं लोगों ने जो आज क्राइसिस के शिकार हो चुके हैं, उन्हीं लोगों ने इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से गोताबाया राजपक्षे को इलेक्ट किया था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि वो ल्योर हो गए थे, लो टैक्सेस, फ्रीबीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि श्रीलंका डेट में चला गया। उनका जो डेट टू जीडीपी रेशो था वो शायद 119% अराउंड था उस टाइम पे। तो आप देखिए, जब आप ना एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, टैक्स से रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो वही होगा ना जो श्रीलंका के साथ हो रहा है। इनफैक्ट फिर आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी शायद फरवरी में, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर उन्होंने भी कहीं स्टेट्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि उनकी सिचुएशन जो वो अभी जिस तरह के डेट में वो हैं, अगर वो और भी ऐसे फ्रीबीज देना स्टार्ट कर देंगे, देते रहेंगे, तो उनकी सिचुएशन श्रीलंका से भी बुरी हो सकती है, जिसमें पंजाब मेरे को लगता है कि टॉप किया था उस लिस्ट में जो आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में मेंशन की थी। फिर आप देखेंगे कि फिर एक और चीज़ आई थी, एनके सिंह जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने भी ये बात कहा था कि जो फ्रीबीज इज बेसिकली अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक एडिटोरियल भी लिखा था जो मैंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही 2-4 दिन पहले ये बोला था सेंटर को कि आप प्लीज फिनेंस कमीशन को रेफर करिए, आप उनसे पूछिए, इलेक्शन कमीशन से तो नहीं पूछ सकते, किसी और से नहीं पूछ सकते, आप फिनेंस कमीशन से पूछिए कि ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को रोका जा सकता है ऐसे प्रोमिसेस करने से। तो फिर ऐसा हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि हम एक पैनल बनाने को सजेस्ट करते हैं जो फ्रीबीज के इशू पे कुछ रिकमेंडेशंस देंगी। तो हम थोड़ी बहुत डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड पार्लियामेंट में नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली डिबेट ऑन द इशू। ओके, अब देखिए, जो चीफ जस्टिस एनवी रमन जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो इर्रेशनल फ्रीबीज हैं उसको कर्ब करने के लिए पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो एक्चुअल में ऐसे फ्रीबीज को कर्ब करना चाहेंगी, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे वोट जीतने के लिए ये ऐसे प्रोमिसेस करने ही पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट आई थिंक इज नॉट गोइंग टू बी द एप्रोप्रिएट रूट फॉर दिस। फ्रीबीज तो कर्ब करनी है, लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कस करके नहीं, पैनल बिठाना पड़ेगा इसके लिए। द कोर्ट सजेस्टेड सेटिंग अप अ स्पेशलाइज्ड बॉडी composed of persons who can dispassionately examine the problem। ठीक है, और हम जैसे हम देखें, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा। फिर उन्होंने अब ऐसा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया है कि आप ऐसा करिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सजेशन दीजिए कि ये जो स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी, स्पेशलाइज्ड पैनल होगा, उसको कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, किस तरह के मेंबर होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन चेयरपर्सन होगा, कितने मेंबर्स होंगे, और किस किस फील्ड से लेना चाहिए, कौन से लोग हैं जो बिल्कुल बायसनेस के बिना मतलब इस इशू पे डिस्कस कर सकते हैं। आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके ये सजेस्ट करिए। फिर जो भी आप सजेस्ट कर देंगे उसकी रिपोर्ट होगी, या तो आप सेंटर को सबमिट कर दीजिए, या फिर आप ऐसा करिएगा, ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर देना। लेकिन फिर कपिल सिब्बल जो हैं, जो हमारे एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्लीज ईसीआई को, मतलब इलेक्शन कमीशन को दूर रखिए वो इस फ्रीबीज की डिस्कशन पे, क्योंकि ये जो इशू है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू है, और सिर्फ इलेक्शंस को थोड़ा कंसर्न करता है। इससे तो एक फिस्कल डिजास्टर होने की चिंता है ना, ये थोड़े कि इलेक्शन के टाइम पे कोई माल करप्शन वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो आप इलेक्शन कमीशन को दूर रखिए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं इस इशू को। तो फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भाई चीफ जस्टिस एनवी रमन ने ये बोला कि आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट कभी इस बात पे डिबेट करेगा? कोई नहीं देना चाहता, कोई फ्रीबीज के इशू को हटाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पार्टी विल अलाउ फ्रीबीज टू बी टेकन अवे। और हम ऑर्डिनरी पीपल का साथ देंगे, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, वरना सफर एट द एंड ऑफ द डे वही करेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर जो हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वी मुरलीधरन, उन्होंने ये बोला है, एक बुक के लॉन्च के दौरान एक बुक लॉन्च की है उन्होंने, फास्ट फूड द ल्योर एंड द ट्रैप, जो एक फूड एक्टिविस्ट ने लिखा है, सुरेश कुमार ने। उस बुक के लॉन्च के दौरान उन्होंने ये बोला है कि हमें फास्ट फूड को बहुत हद तक कम कर देना चाहिए, हमें एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है फास्ट फूड के खिलाफ, क्योंकि जितनी ओबेसिटी जिस गति से अर्बन इंडिया में बढ़ रही है ना, वो सब का रीज़न ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फास्ट फूड का इंटेक ही है। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा था, छोटा सा तो मैंने डिस्कस कर दिया। ऑलराइट,
अब ये आर्टिकल पे मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी कि नागा इशू एक्चुअल में है क्या। नो मर्जर विद इंडिया बट नागास के नॉट लिव अपार्ट, NSCNIM। ओके, अब जो आपको पता होगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आईसैक मुहिवा फैक्शन, उनके जो लीडर हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि नागाज इंडिया के साथ तो नहीं मिल सकते। हम एक सॉवरन स्टेटहुड की डिमांड अभी भी रखते हैं, लेकिन हम इंडियन से अलग भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम इतनी विसिनिटी में रहते हैं, इतना पास रहते हैं, इतने इंटरडिपेंडेंट हैं हम लोग एक दूसरे पे कि हम उनसे खफा भी नहीं रह सकते। और बस उन्होंने यही सब डिस्कस किया है कि ऑलराइट, वी आर नॉट रेडी टू मर्ज विद इंडिया बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्टे विदाउट इंडियंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नागा इशू एक्चुअल में है क्या। देखिए, द की डिमांड ऑफ द नागा ग्रुप्स इज बेसिकली अ ग्रेटर नागालैंड। उनका सबसे बड़ा डिमांड है कि उन्हें एक ग्रेटर नागालैंड चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, क्या है ये एक ऐसा एरिया होगा जो बाउंड्रीज को रीड्रॉ करके बनेगा। कौन सी बाउंड्रीज को, इस तरह से बाउंड्रीज को रीड्रॉ करा जाएगा जिसकी वजह से जितना भी नागा इनहैबिटेड एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, वो सारा एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंडर आ जाए। अब ये एरिया सिर्फ और सिर्फ नागालैंड में नहीं है, जो नागाज है वो सिर्फ नागालैंड में ही स्थित नहीं है, बाकी कुछ पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, मणिपुर में भी हैं और असम में भी हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इंडिया की ऐसी 3 हैं जिसमें बहुत सारे नागा ट्राइब्स रहते हैं, नागालैंड के अलावा एक अरुणाचल प्रदेश, एक मणिपुर और एक असम। और इनकी डिमांड ये भी है कि म्यांमार में भी जितने नागा ट्राइब्स रहते हैं उनको भी इस ग्रेटर नागालैंड में इन्वॉल्व किया जाए, उनका भी कुछ एरिया लिया जाए, विच इज अजीब। ऐसा कैसे पॉसिबल है? म्यांमार को हम मतलब, चलिए देखिए, ये तो वैसे खैर एक बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर डिस्कशंस चल रही हैं, वो बात की बात है। लेकिन फिर हम देखते हैं एक और डिमांड इनकी ये है ग्रेटर नागालैंड के साथ साथ कि उनको एक सेपरेट नागा यिजाबो चाहिए, मतलब एक सेपरेट नागा कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको एक नागा नेशनल फ्लैग भी चाहिए, खुद का नेशनल फ्लैग। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे, हर साल ऐसे केसेस आते हैं न्यूज़पेपर, अगर आप कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, कि जब हमारा 15 अगस्त का टाइम आता है तो ऐसे कहीं ना कहीं केसेस देखने के लिए मिल जाते हैं कि वो बिल्कुल सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। कुछ जो ऐसा इंसर्जेंट सेक्शन है, जो ऐसे मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली उनका बहुत सारा कब्जा है वहाँ पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो वही अभी भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है तो, लेकिन बहुत सारे उस पर दबदबा जो है वो इन मिलिटेंट्स का ही है। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद कर देते हैं, और जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसको ज़मीन पे गिराते हैं, डिसरिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि हम आपका नेशनल फ्लैग बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो आपको हर साल ऐसे केसेस ज़रूर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि नागाज होते कौन है, हु आर नागाज। तो नागा, अगर मैं आपको बता दूं, एक सिंगल ट्राइब नहीं है, बट इट इज़ एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ सेवरल ट्राइब्स। बहुत सारे ट्राइब्स इसके अंडर आते हैं और ये सारे ट्राइब्स मिल के नागाज बनाते हैं। ऐसे 19 मेजर ट्राइब्स हैं जो नागाज के अंडर आते हैं, जैसे फॉर्म्स, रिंगमास, माओज एक्सेट्रा। और ये सारे ही चाहते हैं कि हमें एक अपना सॉवरेन स्टेटहुड मिले, ऑटोनॉमी मिले, कि हम खुद का नेशनल फ्लैग है, खुद के रूल्स हैं। हम यूनिक क्यों हैं? क्योंकि हमारे रहने, खाने, उठने, बैठने, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ अलग है, सब कुछ बहुत यूनिक है। हम इनफैक्ट हम एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं जहाँ पे जो हेड है वो हमारे यहाँ के एल्डर्स होते हैं। जो हमारे यहाँ पे जैसे कोविड आया था इस टाइम पे, तो कोविड जब आया था इनका तरीका अलग था उसको हैंडल करने का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों में सॉवरेनिटी चाहते हैं। अब आप देखें तो जो ओरिजिन ऑफ नागाज है, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड, वी कैन नॉट रियली ट्रेस द ओरिजिन ऑफ नागाज पर से, बट द असर्शन ऑफ नागा नेशनलिज्म, इट बिगैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इटसेल्फ। मतलब नागा ने अपना वो दिखाना कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम एक अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं, खुद की, अपना एरिया खुद गवर्न करना चाहते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान ही उन्होंने ऐसी रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर दी थी, और फिर ये ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के आफ्टर भी कंटिन्यू की। फिर इनफैक्ट जब नागालैंड खुद में एक स्टेट भी बन गई, उसके बाद तक ये कंटिन्यू हो रही है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व रह गए हैं, तब से अनरिजॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इतने डेकेड्स से एक इंसर्जेंसी भी नागालैंड में चल रही है। जैसे मैंने बताया, इस इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए आपको पता होगा एक आफ्सपा है जिसको बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं,
जहाँ पे हमारे जो पर्सोनल वहाँ पे आर्मी पर्सोनल है उनको ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत ब्रॉड राइट्स हैं कि वो ऐसे किसी को भी शूट भी कर सकते हैं, एनकाउंटर भी कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगे। तो इसमें आपने देखा होगा पिछले साल, शायद पिछले साल, हाँ पिछले साल ही या फिर इस साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि नागालैंड के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आर्मी पर्सोनल ने क्या किया था, मिस रिकॉग्नाइज कर लिया था, सिविलियन को मार दिया था मिलिटेंट के बजाय। तो बहुत ज़्यादा आपको पता होगा लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि आफसा शुड बी विड्रॉन, इट शुड बी रिवोक्ड एट द अर्लीस्ट पॉइंट। तो फिर एक चीज़ आप, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ नागाज की, वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने जब असम को एनेक्स किया, तब तो असम ही होता था, तब नागालैंड थोड़ा ना स्टेट थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद बनी है। तो जब असम को एनेक्स किया 1826 में, तो उन्होंने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया, नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका तो अलग है और ब्रिटिशर्स ने आके अपने रूल्स थोप दिए उन पे। तो 1918 में नागाज ने एक नागा क्लब बनाया, जिन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में साइमन कमीशन को ये डिक्लेयर कर दिया कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, लीव अस अलोन एंड लेट अस डिटरमाइन आवरसेल्व्स इन एज इन एंशिएंट टाइम्स। हम अपने पुराने तौर तरीके के हिसाब से ही जिएंगे, हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दो। फिर 1946 में क्या हुआ, एक एजेड फीजो नाम के एक नागा थे, उन्होंने 1946 में एक काउंसिल फॉर्म की, नागा नेशनल काउंसिल, जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी फटाफट से। हमारे इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले, जिस दिन पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे होता है, अगस्त 14 1947 वाले दिन। तो 14 अगस्त 1947 वाले दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ये जो हम नागा, ग्रेटर नागालैंड है हमारा, नागाज वाला जो एरिया है, वो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अभी ही ब्रिटिशर्स से। तो फिर 1950, फिर जब इंडियन गवर्नमेंट बन गई, हम भी इंडिपेंडेंट हुए अगले दिन, फिर एक 1951 में नागा नेशनल काउंसिल ने एक रेफरेंडम करवाया। इस रेफरेंडम का रिजल्ट ये लोग खुद ही बताते रहते हैं, मतलब इन्होंने पता नहीं कब करवाया, खैर। तो फिर उन्होंने ये बोला कि जो मेजॉरिटी है वो नागाज ये चाहते हैं कि हमें खुद की एक नागा स्टेट मिले। ये उस रेफरेंडम का रिजल्ट हमें बताया गया। फिर 1975 में क्या हुआ, जो NNC है, मतलब नागा नेशनल काउंसिल जो है, वो स्प्लिट हो गई ये NSCN में। इसका मैं रीज़न अभी बताऊंगी। फिर 1988 में ये जो NSC है ना, मैंने आपको बताया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड वाला, ये 2 फैक्शंस में स्प्लिट हो गई फर्दर। एक आइसैक मुइवा, आइसैक मुइवा देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट फैक्शन है NSCN का। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप इतने सालों से देख रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पीस टॉक्स में इन्वॉल्व है NSCN IM के साथ। तो ऑब्वियसली जो इंसान, जो ग्रुप बात करने के लिए टेबल पे बैठ के इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, डायलॉग के लिए मान गया, वो थोड़ा सा तो सॉफ्ट है, वो सिर्फ आर्म्स लेके लड़ने के लिए तत्पर नहीं है। तो एक दूसरा फैक्शन जो स्प्लिट हुआ था वो था NSCN खापलांग। ये तो एक बहुत ही डेंजरस फैक्शन है, ये तो कभी इन्होंने एडमिट ही नहीं किया कि हम बैठ के बात कर सकते हैं। इनका यही था कि वो टेक ओवर करेंगे गवर्नमेंट को। और कुछ कुछ पीस इनिशिएटिव्स जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जो नागा डायलॉग प्रोसेस आज तक चला आ रहा है। सबसे पहले 1975 में एक शिल्लोंग अकॉर्ड हुआ था। ये एक पीस अकॉर्ड था जो NNC की लीडरशिप और गवर्नमेंट ने साइन किया था। और उसमें NNC ने ये अग्री कर दिया था कि हम ठीक है, हम आर्म्स को गिव अप कर देंगे। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इसीलिए NNC में, जो मैंने आपको बताया 1975 में जो स्प्लिट हुआ था NSCN में, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि कई लोग कह रहे थे हम आर्म्स को गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर वो स्प्लिट हो गया था एक उसके अंदर। फिर 1997 में एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन की। अभी तक तो NSCN IM आइसैक मुइवा सेक्शन बन चुका है, इनके साथ ही एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन की गवर्नमेंट ने। और इसमें उन्होंने ये अग्री किया कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस पे अटैक करना बंद कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ने बदले में क्या प्रॉमिस किया, ठीक है अगर आप अटैक करना बंद कर देंगे तो फिर जो हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चला रहे हैं आपके एरिया में, हम वो भी बंद कर देंगे। फिर 2015 में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो NSCN IM है, वो मान गए कि हम अपनी सॉवरेन पावर को शेयर करने के लिए तैयार हैं इंडिया के साथ।
ठीक है, और हम एक इंक्लूसिव रिलेशनशिप चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सके, इसमें ये मान गए। फिर उस दौरान 2015 में जब ऐसा हुआ तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे इंडिया ने भी ये रिकग्नाइज किया था कि हाँ, हम मानते हैं कि आप यूनिक हैं, नागा ट्राइब्स बहुत यूनिक हैं, आपके तौर तरीके, रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग हैं, जो आप आज भी हमारे फर्स्ट पीपल हैं, फर्स्ट इनहेबिटेंट्स हैं ऑब्वियसली, और आप अपने एंशिएंट कल्चर को आज भी बरकरार रखना चाहते हैं, और हम रिकग्नाइज करते हैं कि आपके लिए स्पेशल रूल्स होने चाहिए। लेकिन अभी तक इसमें बहुत कुछ ठोस अग्रीमेंट के होने के बावजूद भी कुछ ठोस आया नहीं है सामने। टॉक्स चलती रहती हैं, होता रहता है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक कुछ खास हुई नहीं है कि क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन अलग मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ। तो ये हम देखते हैं सिचुएशन आगे कैसे इवॉल्व होगी। ठीक है, तो अब हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। इस एडिटोरियल के बाद मैं फिर श्याम सरन जी का एडिटोरियल भी डिस्कस करूंगी, टीचिंग द तालिबान द रॉन्ग लेसन्स। ऑलराइट, एक रीसेंट ट्रैक 2 मीटिंग हुई थी अफगान और रीजनल डेलीगेट्स के लिए, जहाँ पे सीनियर तालिबान ऑफिशियल ने बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोला कि अब तो हम बिल्कुल, हमें ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलने ही वाली है, हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट मिल ही गया है। मतलब ऐसा क्यों बोला उन्होंने, इसके क्या रीजंस हैं? फिर उन्होंने ऐसे रीजंस साइट किए। देखिए, आप कितनी सारी कंट्रीज हैं जो अब इतने सारे डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट करते हैं काबुल में, इसका तो मतलब यही है ना कि वो हमारे साथ रिश्ता रखने चाहते हैं। उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि तालिबान का रूल लेजिटिमेट है, और कितने सारी बायलैटरल विजिट्स हुई हैं तालिबान डेलीगेशंस की, और बहुत सारे डेलीगेशंस अफगानिस्तान में गए भी हैं विजिट करने। और देखा जाए तो कितनी सारी मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं जिसमें तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं वो जाते हैं, उन्हें इन्वाइट भी किया जाता है, जैसे रशिया चाइना ने स्पेशली इन्वाइट भी किया है। और मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखेंगे, जो सबसे रिसेंट इवेंट हुआ है वो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में 30 कंट्रीज आई थी, अभी जुलाई की ही बात है, ये 30 कंट्रीज आई थी जो अफगान इशू पे डिस्कस करने, जहाँ पे इंडिया ने भी अपने स्पेशल एनवॉयज भेजे थे। तो वो सारे टेबल पे बैठ के उन्होंने जिस इशू पे डिस्कस किया, अफगानिस्तान सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तशकांत मतलब उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो फिर हम देखें कि लेकिन क्या हुआ है कि जो अलकायदा के चीफ हैं ज़वाहिरी, जिनकी अभी कल ही मौत की, परसों ही मौत की गई है यूएस की ड्रोन स्ट्राइक द्वारा। अब आपको ये भी पता होगा, ये मैंने डिस्कस भी किया था, कि इनको जब ये अपने बालकनी में ही खड़े हुए थे घर के, तो फिर एक यूएस की अनमैन्ड ड्रोन स्ट्राइक हुई और इनको मार दिया गया था। तो ये जहाँ जिस घर में ही खड़े थे, वो घर काबुल का सबसे पॉश एरिया था, मतलब एक शेरपुर एरिया है अफगानिस्तान का, सॉरी, वहाँ पे इनको घर मिला हुआ था, जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो तालिबान रजीम है, तालिबान में जो आपको पता होगा जो हक्कानीज हैं, आपको पता होगा इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं उनके हक्कानी, तो ये थोड़ा बहुत तो इन पे प्रेशर था ही कि ये बाकी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा वो कर सकें, दिखा सके हम लेजिटिमेट हैं। तो एक बिल्कुल अलग से एरिया में ऐसे लोगों को रखा हुआ था, ऐसे बहुत सारे बुरे बुरे से लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, इस शारपुर एरिया में इन्होंने रखा हुआ है, तालिबान सपोर्ट करता है। ऑलराइट, और ये ऐसा क्यों, देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं दोहा अग्रीमेंट कैसे फेल हो जाती है। दोहा अग्रीमेंट एक फेलियर क्यों साबित हुआ तालिबान की तरफ से? अगर दोहा अग्रीमेंट के बारे में आपको पता होगा, जिसे फरवरी 29, 2020 में साइन किया गया था, जिसे इनफैक्ट यूएनएससी ने भी एंडोर्स किया, प्रेज किया, वो 4 कंडीशंस पे प्रीमाइज था। आपको पता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था तालिबान के साथ, तो 4 कंडीशंस थी जिस पे पूरा दोहा अग्रीमेंट स्थित था, बसा हुआ था। ठीक है, जिसमें पहला ये था कि तालिबान ने गारंटी दिया था कि वो अपनी अफगान सॉइल को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स द्वारा यूज नहीं करने देंगे, यूएस से और उसके अलाइज के खिलाफ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अफगान सॉइल से कंडक्ट नहीं की जाएगी। सेकेंड ये था कि यूएस और उसके कोलिजन फोर्सेस मतलब नाटो, उन्होंने एक टाइमलाइन प्रोवाइड की थी कि हम इसके तहत, मतलब अगस्त 31 टाइमलाइन थी, तब तक ये विड्रॉ कर लेंगे अपने जो भी ट्रूप्स पिछले 20 साल से वहां पे इन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे। थर्ड ये था कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट पे तालिबान जरूर पहुंचेगा, किसके साथ? अफगानिस्तान की एक्चुअल गवर्नमेंट जो उस टाइम पे घानी गवर्नमेंट की थी, उनके साथ पीसफुल टॉक्स करके एक फाइनल अग्रीमेंट पे, फाइनल पॉलिटिकल सेटलमेंट पे जरूर पहुंचेगा।
और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी होगी जिसमें उनके फैक्शंस, माइनॉरिटीज वगैरह सब होंगे। फिर चौथा क्या था, चौथा तालिबान ने बोला था कि हम सीज फायर एक अनाउंस कर देंगे कि हम अटैक्स वगैरह, फायरिंग जो हम कंटिन्यूसली 20 साल से कर रहे हैं वो हम रोक देंगे। अब बिल्कुल क्लियर है इन चारों में से सिर्फ एक चीज है, एक ही कंडीशन थी जो मीट की गई थी, वो ये थी, वो भी यूएसए की तरह वाली, कि यूएसए ने अपने सारे ट्रूप्स, सारे फॉरेन ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिए थे। तो तालिबान ने तो अपना एक भी प्रॉमिस नहीं निभाया। तो फिर एज अ रिजल्ट द फर्स्ट लेसन द तालिबान लर्नड वाज दैट they need not to keep any promises to the USA और टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब इससे क्या सीख तालिबान ने सीखी कि उनको प्रोमिसेस रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ना यूएसए को ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि उसने अपनी प्रोमिसेस यूएसए ने निभा दिया, इन्होंने तो नहीं निभाया। और घुमा फिर आके आप आज देख सकते हो कि चीज़ें ठंडी हो ही गई हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस टाइम पे जितना था कि गलत हो रहा, आज कौन बोलता है, कौन बात करता है, आज बड़े और नए इश्यूज आ गए हैं, तो वो सब भूल ही गए। इंटरनेशनल फोरम हैज़ काइंड ऑफ फॉरगॉटन व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो फिर उन्होंने ये सीख लिया ठीक है, एक टाइम के बाद कितना भी बुरा कर लो लोग भूल ही जाते हैं। टेकिंग काबुल एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय फोर्स, तो तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने पूरी कंट्री को फोर्स के माध्यम से अंडरटेक, मतलब अपने अंडर ले लिया। फिर बहुत सारी पोर्टफोलियोज, मतलब बहुत सारी पोजीशंस गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोगों को दे दी जिसे यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे आपको मैंने अभी हक्कानी के बारे में बताया, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो अफगानिस्तान के एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर है। फिर उन्होंने क्या किया, इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं की। फिर उन्होंने ना ही किसी विमेन को, ना माइनॉरिटीज़ को, ना ही नॉन तालिबान ग्रुप्स को अपनी गवर्नमेंट में रखा। तो मतलब उन्होंने अपने तीनों प्रोमिसेस बिल्कुल ही नहीं निभाए। ब्रोकन वर्ड ऑन राइट्स। अब राइट्स के मामलों में, प्रिंसिपल्स के मामलों में, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मामलों में क्या किया, उन्होंने वर्ड दिया था अफगानिस्तान की यंग गर्ल्स को कि जो फीमेल टीनेज को जो उन्होंने वर्ड दिया था वो भी बिल्कुल उन्होंने नहीं निभाया, अपने वर्ड्स पे टिके ही नहीं रहे। जो टीनेज स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्लास 6 से 12th तक की, दे आर स्टिल नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। इंस्टेड ईच वीक, मतलब हर हफ्ते इनफैक्ट तालिबान एक नए ऑर्डर के साथ आ जाता है कि विमेन को एडुकेशन से बाहर रखिए, पर्दा लगाइए उन पे, जॉब से बाहर रखिए, और वो दिखनी नहीं चाहिए मतलब मर्दों को बिल्कुल भी, और टेलीविज़न उनको नहीं देखना, और टेलीविज़न एंकर्स जो हैं वो भी अपना फेस बिल्कुल कवर करके रखेंगी ताकि कोई लड़का उन्हें नहीं देख सके। आप एडुकेशन तो दूर की बात, आपने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और दूसरा लेसन जो मैंने अभी पहला लेसन बताया, उन्होंने ये सीखा कि एक हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रॉमिस अपना निभाने की, यूएस ने तो वैसे भी निभा लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसे ही अपनी प्रोमिसेस निभाती है, तो हम ना भी निभाए तो भूला ही जाता है एक टाइम के बाद। तो फिर दूसरा लेसन क्या सीखा, दूसरा लेसन जो तालिबान ने सीखा वो ये है कि अगर हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेंटेन कर देना और थोड़ा सा लैक ऑफ वॉयलेंस कर ले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कंप्लेसेंट हो जाती है। मतलब कि अगर हमने जैसे, अब जब से ये लोग आए हैं तब से इन्होंने ऑब्वियसली, अब तो इन्हीं की सरकार है, अब क्या ये लोग सीज फायर क्या अलग चीज़ है, अब तो इन्होंने वॉयलेंस वगैरह करनी बंद ही कर दी उस तरीके की जिस टाइम पे ये लोग करते थे। तो फिर इन्होंने ये चीज़ सीख ली कि ठीक है, अगर इस तरीके की वॉयलेंस थोड़ी रोक ली जाए ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चुप बैठ जाती है और कंप्लेसेंट हो जाती है कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब ऑर्डर आ गया है शायद अफगानिस्तान में। एज ए चीफ insurgent force in Afghanistan, the Taliban wielded the violence veto in all talks post 2001. As the default power in Kabul now, they have found that stopping the violence helps other countries forget what they have suffered in the past. मतलब अगर अब उन्होंने वायलेंस रोक दी है तो इससे बाकी सब ये भी भूल गए कि पास्ट में उन्होंने कितना झेला है। तो मतलब थोड़ा सा वायलेंस पे रोक लगाना लोगों को अपना पास्ट में जो उन्होंने सफ़र किया वो सब भी भुला देता है। तो ये लेसन उन्होंने सीख लिया है। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो अपने डिप्लोमेटिक मिशंस वहाँ पे काबुल में उन्होंने दोबारा रिन्यू कर दिए हैं और रीओपन कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए किसी कंट्री ने ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को अभी तक, इंक्लूडिंग चाइना, पर डिप्लोमेटिक मिशन सब चला रहे हैं। जबकि चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान, ये तो हमें एक्सपेक्टेड था, इन्होंने कभी अपने मिशंस को शट किया ही नहीं था। इनफैक्ट तालिबान के टेक ओवर के टाइम पे भी शट नहीं किया था। लेकिन अब हम देखें कि जिन्होंने रीओपन कर लिए अपने मिशन वो सारी ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ स्टेट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स, टर्की, इंडोनेशिया, इनफैक्ट इंडिया भी। ओके, अमेरिका हैज़ अदर प्रॉब्लम्स। अब दूसरा लेसन क्या सीखा इन्होंने कि अमेरिका के पास तो और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो वहाँ ध्यान देगा, हम कौन होते हैं, हम पे तो उनका ध्यान वैसे ही नहीं है। तो देखिए
जैसे क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे अब अफगानिस्तान में उनका इंटरेस्ट जो 1990s के टाइम पे इतना ज़्यादा था वो अब टिकल क्यों हो गया है, अब कम क्यों हो गया है? क्योंकि यूएसए के पास ट्विन चैलेंजेस हैं। कौन कौन से? एक रशिया, एक चाइना। और स्पेशली जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ताइवान में स्टैंड ऑफ चल रहा है, आपको पता है ये बहुत ही कम बैंडविड्थ छोड़ देते हैं बाकी इश्यूज पे ध्यान रखने के लिए। जैसे आप केस इन पॉइंट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं म्यांमार में जो मिलिट्री जनता है उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को कू के माध्यम से फरवरी 2021 में ओवरटेक कर लिया। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग द नोबेल प्राइज विनर ऑन्ग सान सू की, उनको भी उन्होंने इम्प्रिजन कर लिया। फिर अब आप देख सकते हैं 3 दिन पहले उन्होंने ऑपोजिशन एक्टिविस्ट को, जिसमें से एक लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, डेथ सेंटेंस सुना दिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज atrocities, USA does not have time for these issues because it is so much involved in the twin challenges it has gotten into. Okay, or it is clear that the concerns about human rights, democracy and the will of the people hold diminishing sway. All right, बस सारे ऐसे लिप सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, वैसे ऐसे ऊपर ऊपर से सारे समिट्स में यूनाइटेड नेशंस के बोल देते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए स्टैंड करते हैं, लेकिन परवाह किसी नहीं। सबको सच में अपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की परवाह है। यूएसए एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होने से ना चूक जाए इसलिए, और चाइना में घुस चुका है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, सबको बस अपनी पड़ी है। दैट्स ट्रू। इंडियाज अकॉर्ड इन 19 अब इंडिया का देख लेते हैं कि क्या रवैया है, क्या रिलेशन है। 1996 में जो न्यू दिल्ली पे गवर्नमेंट होती थी वो एक कोलिजन गवर्नमेंट थी, आपको पता है। तो उन्होंने एक 3 pronged पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए निकाली थी, जिसमें क्या था कि मतलब वो तालिबान के साथ कोई भी अपना कोई रिश्ता नहीं रखेगी इंडिया की सरकार। दूसरा कि वो जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस होते थे जो उस टाइम पे अहमद शाह मसूद जिन्हें लीड करते थे, वो उनके लीडरशिप को और उनके जितनी भी फैमिलीज हैं उनको, जो आपको पता है ना, मतलब पेरिफेरल एरियाज में अभी भी उन्होंने बहुत एक टफ फाइट प्रोवाइड की थी, स्पेशली 1990s के टाइम पे। तो उन्होंने 2001 वाला जो टाइम ना बहुत टफ फाइट प्रोवाइड की थी तालिबान के खिलाफ। तो उनको अलाउड था कि उनकी फैमिलीज को अलाउड था कि वो इंडिया में आ सकते हैं। फिर तीसरा क्या था कि हमने 12,000 अफगान रिफ्यूजीज को शेल्टर प्रोवाइड किया था जो तालिबान के रूल से भागने में सफल हुए थे। Okay, now this policy held India in good stead for the post-Taliban period. Obviously, इस पॉलिसी ने, इस 3 pronged पॉलिसी ने इंडिया को एक अच्छे पेडेस्टल पे लाके रख दिया था अफगानिस्तान की नज़रों में, जो 2001 से 2021 का टाइम था, जो डेमोक्रेसी का टाइम था उनके वहाँ पे, जब तालिबान नहीं था। तो इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड किया अफगानिस्तान के साथ। जैसे सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर अफगानिस्तान का जो बना था वो भारत था। फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स, जैसे वहाँ का पार्लियामेंट बनाना, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बनाना जिसको हम सलमा डैम कहते हैं, जरांज डेलाराम हाईवे बनाना जिससे छाबार पोर्ट वाला जो है वो अफगानिस्तान भी लिंक हो सके उससे, बहुत सारे अफगान स्टूडेंट्स को एडुकेट करना, डॉक्टर बनाना, मिलिट्री कैडेट्स में उन्हें ट्रेनिंग देना। सो बट अब जब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आ सके, वो बड़ी अजीब सा रिलेशन है इंडिया के साथ। समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ना हम फैदम कर सकते हैं ना हम डिफाइन कर सकते हैं, हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा हम क्या बोले, इंडिया का स्टैंड क्या है हमें पता ही नहीं है। जैसे अगर एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को एड्रेस करते हुए तालिबान के टेक ओवर के कुछ दिनों बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिसीजन को रेटिफाई किया कि हम अपनी इंडियन एम्बेसी काबुल में बंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जितने भी नीडी इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पे, और सिख और हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हम उनको जितनी भी हेल्प पॉसिबल है हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉमिस है, अनफॉर्चुनेटली जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया, वो सिर्फ इट वाज हाई ऑन रिटोरिक बट हॉलो इन रियलिटी। ये सिर्फ बहुत कहने में ठोस था, बात ठोस थी, पर एक्चुअल में अंदर से खोखला, क्योंकि रियलिटी में इसे तब्दील किया ही नहीं जा सका। इंडिया हैज़ अलाउड ओनली सिटीजन्स एंड माइनॉरिटीज़। इंडिया ने सिर्फ उन लोगों को अलाउ किया इंडिया में आने के लिए जो ऐसी माइनॉरिटीज़ और इंडियन सिटीजन्स जो वहाँ रह रहे थे, जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी थे या गए हुए थे, जिनके पास प्री एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म वीज़ाज थे इंडिया द्वारा दिए गए, और बाकी सब के लिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए इंडिया ने बाय कैंसिलिंग ऑल द वीज़ाज दैट हैड बीन इशूड अर्लियर। जो अफगानिस्तान सिटीजन्स को जो घूमने के लिए आने वाले थे या पढ़ने के लिए बच्चे आने वाले थे, उनको ऑलरेडी इशू तो किए गए थे ना कुछ वीज़ाज इंडिया द्वारा, इनफैक्ट वो भी कैंसिल कर दिए गए थे।
इनफैक्ट वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो घानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, उनको जितने वीज़ाज मिले थे उन्हें भी इंडिया में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के जो इंडिया में फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, जो अफगानिस्तान से आते रहते थे ट्रेड पर्पसेस के लिए, उनको भी हमने वीज़ा नहीं दिया था। सो इंडिया टर्न्ड फ्रेंच इनटू अनवांटेड एंट्रेंट्स। ठीक है, जो वीज़ा एप्लीकेशन थी उस टाइम पे जो हमने रिसीव की थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, वो 60,000 वीज़ा एप्लीकेशन थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 200 लोगों को परमिट मिला था दिसंबर 2021 तक यहाँ आने का। आप देख सकते हैं, रेशो देख सकते हैं। रादर देन अ कंसिस्टेंट स्टैंड ऑन टाइज विद द तालिबान, द मोदी गवर्नमेंट हैज नाउ ओपन टू टॉक। देखिए, आपको एक बात बता दें कि मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत ही सीधा सा फंडा रहा है कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। मतलब आतंक और बातें और डायलॉग दोनों साथ में नहीं चल सकते। यही हम पाकिस्तान को भी कहते हैं कि आप पहले अपना टेररिज्म बंद करो, फिर ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, जितने भी इश्यूज को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन ये फैक्टर, ये चीज़ अफगानिस्तान पे नहीं अप्लाई की गई, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल की, आपने देखा अभी उज़्बेकिस्तान में भी गए थे, इनफैक्ट हमारे कुछ इंडियन ऑफिशियल्स ने तो सिराजुद्दीन हक्कानी से इन पर्सन मीटिंग भी की है। ये सिराजुद्दीन हक्कानी वही इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे अटैक किए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स में। हमारी इंडियन एम्बेसी जो काबुल थी उस पर तक बॉम्ब कर चुके हैं। ये वही इंसान है, आज उनके साथ टॉक्स की जाती हैं। सो इट्स वेरी परप्लेक्सिंग, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हम समझ ही नहीं पा रहे इंडिया का स्टैंड एक्चुअल में है क्या। पाकिस्तान के लिए कुछ और टेररिज्म के मामले में और इनके लिए कुछ और। तो पाकिस्तान से एक स्पेशल तरीके की दुश्मनी है क्या? मतलब वो स्पेशल तरीके का टेररिज्म करते होंगे, क्या पता। एंड आई थिंक इट वाज, हाँ, और सबसे ज़्यादा अजीब फिर समझ नहीं आया जो ऑथर कहना चाह रही हैं, वो ये है कि फिर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट किया ताकि हम वीट का एड अफगानिस्तान को भेज सकें, जो उनके यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रही है। हम छाबार पोर्ट के थ्रू भी तो भेज सकते थे। वो तो हमने इसीलिए इस्टेब्लिश किया था ना कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर सके, पाकिस्तान से नेगोशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वहाँ डायरेक्टली भेज सके। तो ये कुछ समझ नहीं आया। New Delhi's moves, like those of international community, have in fact followed the Taliban to learn the worst lesson. अब न्यू दिल्ली का ये जो रवैया है तालिबान के लिए, ये तालिबान को सबसे बकवास लेसन जो सिखाया है, ऐसा एडिटोरियल कहता है, वो इंडिया के रवैये ने सिखाया है। वो क्या है कि अफगानिस्तान में घुसने के 1 साल बाद आज वर्ल्ड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपनी सप्लाई में कम पड़ गए हैं। शॉर्ट साइटेड टैक्टिक्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन। ओके, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एक और एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई अश्योर यू दैट इट्स वर्थ इट। हम इसको थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, अब 10 दिन से ये बात चल रही है कि नैन्सी पेलोसी आएंगी या नहीं आएंगी ताइवान में, क्योंकि अपने जो एक ऑफिशियल उसमें स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि हम 4 एशियन कंट्रीज में आएंगे, जिसमें सिंगापुर, जापान ये लोग थे, लेकिन उसमें ताइवान का मेंशन नहीं था। लेकिन फिर वो ताइवान में अब विजिट कर चुकी हैं। इससे ये पता चलता है कि नैन्सी पेलोसी एक बहुत ही सैवेज वो हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बाइडन के बाद जो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्ट की गई तो यही प्रेसिडेंट बनेंगी। तो इनका एक स्पेशल तरह की नफरत है इनकी चाइना के खिलाफ, क्योंकि 1992 में जब ये एक यूएसए की कांग्रेशनल डेलीगेशन को लीड करते हुए एज अ पार्ट ऑफ इट गई थी चाइना में, इन्होंने क्या किया था, एक बैनर लेके खड़ी हो गई थी तियाननमेन स्क्वायर में। आपको पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे? उन्होंने 1989 में जो चाइना है, चाइना की गवर्नमेंट में जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो वहाँ हो रही थी, उनको इतने सारे लोगों को, अराउंड 10,000 लोगों को, जो बच्चे वहाँ पे थे, एक टैंकर से उड़वा दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने जाके उसी जगह पे जाके एक बैनर लेके खड़ी हो गई थी, एक मीटिंग के लिए वहाँ गई थी कि मैं ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ी होती हूँ, कि एंड आई रिकग्नाइज कि जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। फिर उनको जब उन्होंने ऐसा किया था कि फिर यूएसए में उनको एक अलग तरीके की रिकग्निशन मिली थी, उनका जो वो था पेडेस्टल हाई हो गया था उस टाइम पे। और चाइना भी प्रोवोक हो गई थी कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं ये आते तो पता नहीं किस चीज़ के लिए और हमारे डोमेस्टिक उसमें इंटरफेयर करने लग पड़ते हैं। फिर पेलोसी ने, अब देखिए कुछ चीज़ें जो इस विजिट दौरान अलग सी हुई हैं वो ये है कि पेलोसी का जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है जिस पे वो विजिट करने गई हैं, वो उन्होंने क्या किया, साउथ चाइना से एक डायरेक्ट रूट जाता है साउथ चाइना के ऊपर से, है ना, जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे चाइना क्लेम करता है लेकिन और भी कंट्रीज क्लेम करती है, जैसे ताइवान, जापान और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वो भी फिलीपींस। लेकिन उन्होंने वो साउथ चाइना सी वाला डायरेक्ट रूट नहीं लिया,
इनफैक्ट उन्होंने घुमा के थोड़ा और लंबा रूट लिया, जिससे ये पता चलता है कि ठीक है वो खिलाफ है यूएसए चाइना के, लेकिन अब जो वो ये चीज़ रिकग्नाइज करते हैं कि वो जो सिनेरियो बदल चुका है अब इंडियन ओशन रीजन में और ये सब में, हम उसको भी कहीं ना कहीं और प्रोवोक नहीं करना चाहते चाइना को ऐसे कह के नहीं हम तो रिकॉग्नाइज ही करते जो आप कब्जा के बैठे हो इन सारे आइलैंड्स को। ठीक है, नाउ दैट द विजिट हैज टेकन प्लेस, अटेंशन हैज शिफ्टेड टू व्हाट चाइना विल डू इन रिटेलिएशन। अब ठीक है, विजिट तो हो गई, नहीं आना था नहीं आना था, ये बोलते रहे कि आओगे तो रेपरकशंस देखना, लेकिन अब विजिट तो हो गई। अब सबकी आंखें इस चीज़ पे हैं कि चाइना रिटेलिएशन में क्या स्टेप्स लेगी। ऑब्वियसली चाइना ने बहुत सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी हैं। ताइवान स्ट्रेट्स में उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी ड्रिल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए हैं बहुत सारे एक्सपोर्टर्स पे। ताइवानीज जो जितने भी फूड स्टफ्स ताइवान से आ रहे थे अब वो इम्पोर्ट नहीं करेगी चाइना, लेकिन एक आइटम है जो वो इंपोर्ट करने से नहीं रोक सकती चाइना, क्योंकि उनको खुद को भी पता है ये उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, वो है सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट। इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द चाइनीज हाईटेक इंडस्ट्रीज। और ये कंपनी है ताइवान की, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, जो वर्ल्ड की एक लीडर है इस सोफिस्टिकेटेड ब्रांड ऑफ चिप्स में। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड जो भी सेमीकंडक्टर में डील करता है वो इसे इंपोर्ट करता है ताइवान से ही। तो आपको पता है कि चाइना तो एक इलेक्ट्रिक वो है, इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती इंपोर्ट ना करना। तो अब देखिए, लेकिन अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि अब इससे एक चीज़ होती है, उन्होंने इंपोर्ट तो नहीं रोका, अब इससे एक चीज़ ये श्याम सरन जी कहते हैं, अब क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सेमीकंडक्टर वाली इंपोर्ट है ये उनके लिए बहुत क्रिटिकल है, तो इससे दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि वो क्या करेंगे, चाइना शायद इसी पर्पस की वजह से वो एक मिलिट्री वो करके उन्हें अपने चाइना में वो कर लें, ऐड कर लें, इंटीग्रेट कर लें, इसी वजह से शायद एक वॉर छिड़ जाए, क्योंकि इंडिया को पता है ये सेमीकंडक्टर बार बार इंपोर्ट करना पड़ता है, अपना ही बना दो ताइवान को फॉर्मली ऑफिशियली। दूसरा ये भी हो सकता है ताइवान सारा ब्लॉक कर दे, एविएशन, सी रूट, सारे रूट जो भी ताइवान चाइना कर भी रहा है ताइवान के साथ, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि यूएसए जो है, जो नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है, वो ये सेमीकंडक्टर्स का वो कर करके अपने पोजीशन को रिटेन कर सके। तो बेसिकली ये यूएस चाइना हाईटेक कंपटीशन है जो डिटरमाइन करेगा कि चाइना का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, और फिर देखिए जो शी जिनपिंग है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, अगर वो चुप बैठ गए तो ये दिखा देंगे क्योंकि वीक वो है, लीडर है, जो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तो यहाँ पे 3rd टर्म शुरू होने वाला है उनका, तो प्रेसिडेंशियल वो 5 साल और रहना चाहते हैं यहाँ पे। उसकी पार्टी की कांग्रेस कन्वीन होने वाली है नवंबर या अक्टूबर में। ठीक है, तो और यही ऑब्वियसली, और यूएसए का भी इसमें एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर यूएसए ये कहने के बाद कि नैन्सी पेलोसी वहाँ विजिट करेंगे, बाई चांस चाइना के डर से रुक जाता है विजिट करने से, तो फिर जो डेमोक्रेटिक जो मतलब पार्टी है वो कैसे डिपिक्ट होती है, जो नवंबर में वहाँ पे बाय पोल्स होने वाले हैं और इलेक्शन होने वाले हैं, कि ये तो वीक पार्टी है, तो चाइना से डरती है। तो दोनों के ही डोमेस्टिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, दोनों ही जॉइंट पार्टीज के। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द सीरियस। ऑलराइट, देखिए जो ये है ना, अब चली तो गई हैं मतलब उसमें नैन्सी पेलोसी जी, लेकिन ठीक है लड़ाई दोनों की, लेकिन ताइवान पिसेगा ना बीच में। ये तो बस एक प्रॉक्सी की तरह एक्ट करेंगी ताइवान टेरिटरी दोनों की लड़ाई में, और सफ़र कौन करेंगे, वहाँ के लोग। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है, लड़ाई किसकी है, रशिया को दिक्कत किससे है, यूएसए की इंटरफेरेंस से ना। उसी ने तो आके वहाँ पे नाटो के इतने सारे वो असले वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे, इसीलिए रशिया ने इन्वेड किया। वैसे ही अब ये ताइवान का हाल कर देंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे जो ताइवानीज ऑफिशियल्स थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था ताइवान के हेड उसको, नैन्सी पेलोसी यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो आ गई तो पिसेंगे हम। आप यूक्रेन से देखिए ना, यूक्रेन में जो हो रहा है वो हमारी हालत हो जाएगी। यूएसए कहता तो रहता है, यूएसए ने तो अभी तक ये भी कमिट नहीं किया, वो तो दे आर वेरी साइलेंट ऑन ताइवानीज इशू। ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि अगर कल को चाइनीज मिलिट्री इन्वेजन वहाँ पे हुआ तो हम जाके वहाँ पे आपके साथ खड़े रहेंगे, डिफेंड करेंगे ताइवान को। ऐसा कभी उन्होंने अश्योरेंस तक नहीं की, तो ऐसे यूएसए पे क्या भरोसा करना। द यूएस इज कैरिड आउट अ प्रिसिशन ड्रोन। ऑल राइट, अब देखिए अभी इन्होंने जो जवाहरी की किलिंग है उसके द्वारा यूएसए ने दिखा दिया कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम भी अभी भी हाईटेक वॉरफेयर में हम चैंपियन हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी को कम ना समझे। एक बहुत ही कोइंसिडेंटली एक सही टाइम पे इनके साथ हुआ, क्योंकि ताइवान में जाना, फिर ये करना, दोबारा से यूएसए की इमेज को कि वो नंबर 1 पावर है ये दिखाती है। जस्ट एज ताइवान इज कॉट इन अ क्रॉस फायर,
ऑलराइट, हाउएवर देयर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, देखिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ताइवान इंक्लूडेड, बहुत सारे साउथ एशियन आसियान जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी और कंट्रीज हैं, वो यूएसए और चाइना में से चूज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यूएसए पे डिपेंडेंट है एक डिफेंस उसके लिए जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, एक डिफेंस अम्ब्रेला के लिए, मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए, लेकिन वो चाइना पे डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जो एपीआई है, आपको पता होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जितने भी मेडिसिन के, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री चाइना से करती है। अगर चाइना पे वो इकोनॉमिकली हम इतने डिपेंडेंट हैं कि उसको भी आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन अब इंडिया क्या है, ठीक है, हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का देख लिया कि वो दोनों में से चूज नहीं करना चाहते, लेकिन अब दोनों इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि उनको एक चूज करना पड़ जाएगा तो उनके लिए भी पेनफुल है। लेकिन अब इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या सीन है इस चीज़ में? देखिए श्याम सरन जी ये कहते हैं कि भलाई तो इसी में है कि इंडिया आज तक जो करती आ रही है वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज, वो उसे ही मेंटेन करे। वन चाइना पॉलिसी मतलब हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि तिब्बत, ताइवान और हांगकांग तीनों ही चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, ये सब चाइना ही है, तो हम इसी को मेंटेन करें। और हम बेफालतू जो कोड की बाकी कंट्रीज हैं, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनका तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में अलग सा इंटरेस्ट है, हमारे लिए ढूंढना है, हम अपना शांति से जो मेंटेन किए हुआ है शांति उसी ही मेंटेन करें। और एक सेंस में मतलब श्याम सरन जी ये कहते हैं कि चाइना की जो प्री ऑक्यूपेशन है ईस्टर्न ओशियन से, येलो सी, ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, अच्छा ही है इंडिया के लिए, क्योंकि एटलीस्ट जो इंडियन ओशन है वो तो उनकी नज़र से दूर रहेगा ना, हम अपना सिक्योर रखें अपने इस थिएटर को, इंडियन ओशन, उसको, वो घुसे रहें साउथ चाइना सी वगैरह वाले डिस्प्यूट्स में, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है। तो और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए, जब तक ये अपने इन चीज़ों में प्री ऑक्यूपाइड है चाइना, हम तब तक अपना सिक्योरिटी वो सेटअप बढ़ा देते हैं इंडियन ओशन में, खुद को एक स्ट्रॉन्ग वो बना लेते हैं जब तक ये सब चल रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इन द हिंदू। I think we were talking about, okay, we've done this. इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। देखिए इंडिया क्या होस्ट करेंगी, डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स को। 15 कंट्रीज आपको पता है कि 5 परमानेंट होती हैं, 10 टेम्परेरी होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका इंडिया 2022 से एक मेंबर बना हुआ है। तो उसमें अब जो चाइना है, रशिया है, यूएस है, सारे की स्पेशल मीटिंग होगी टेररिज्म पे, जिसे इंडिया दिल्ली और मुंबई में होस्ट करेगा अक्टूबर में। क्यों? क्योंकि इंडिया चेयर करता है, इंडिया इज द चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूएनएससी, ठीक है, जिसने अभी 2022 में ही हमने ये कमेटी को चेयर करना स्टार्ट किया है। और हम बहुत सारे चैलेंजेस पे फोकस करेंगे, जब होगी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे टेररिज्म फाइनेंसिंग, साइबर थ्रेट्स, यूज ऑफ ड्रोन्स, ये जो पीएमएलए वाली वो चीज़ चल रही है ना, जो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, वो इसीलिए करें कि हम कमिटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर फंडिंग के खिलाफ, तो यही सब दिखाने के लिए हो रही है। इंडिया ब्रिंग्स 36 फ्रॉम काबुल, जो 30 सिख हैं इंक्लूडिंग बच्चे, उनको काबुल से लाया गया है और उनको तिलक नगर में जो है, जो बाकी पंजाब और वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और सोप्ती फाउंडेशन, ये सब वगैरह उनका देखभाल करेंगी आपको, क्योंकि पता है कि काबुल में ड्रोन अटैक हुआ है तो वहाँ के लोग बहुत डर गए हैं। ओके, अब हम देखते हैं, ओके, एक बिल लाया गया है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं, ये बिल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है बेसिकली एक एक्ट को अमेंड करने के लिए लाया गया है, जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जिसे 2001 में एनेक्ट किया गया था। अब ये जो 2001 वाला एक्ट है, ये क्या करता है, ये सेंटर को पावर देता है कि वो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी कौन सी अप्लायंस, कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, उसको कितनी एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। मतलब जैसे कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वो 100 किलोवाट उसका लोड है, इलेक्ट्रिसिटी लोड जो है, या फिर उसकी जो डिमांड है वो अराउंड या फिर उससे 15 किलोवाट एम्पियर से ज़्यादा है, जो करंट की डिमांड है उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो इन तरह की इंडस्ट्रीज में जितनी एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन की जानी चाहिए, वो स्टैंडर्ड कौन डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक्ट उन्हें पावर देती है। फिर दूसरी चीज जो 2001 एक्ट है वो क्या करती है, वो इट एस्टैब्लिशेस द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम बी कहते हैं, BEE।
तो 2010 की एक अमेंडमेंट भी हुई थी 2001 के एक्ट में, जिसने क्या किया था, जो टेन्योर था डायरेक्टर जनरल ऑफ बी का, वो 3 साल से 5 साल कर दिया था। फिर तीसरी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है, बहुत एक स्पेशल फीचर है 2001 एक्ट का, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का, कि ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को के कॉन्सेप्ट को लाता है, इंट्रोड्यूस करता है, जिसे हम ESCs कहते हैं। ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होगी, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट देती है जो इशू करती है, जो अपने मैक्सिमम अलॉटेड एनर्जी, जो उनको कि आप ठीक है इतनी एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, उनको सरकार कहती है, एक कैप लगाया होता है, वो उससे कम करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो फिर उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो मार्केट में उन्हें सेल कर सकते हैं उन इंडस्ट्रीज को जिन्होंने अपनी मैक्सिमम अलॉटेड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली होती है उस साल में। तो फिर इससे क्या होता है, एक एनर्जी ट्रेडिंग मार्केट बन गई हमारे इंडिया में। फिर चौथी चीज़ जो एक बहुत स्पेशल है उस एक्ट के लिए, वो ये है कि वो एक पेनल्टी लगाता है, जो भी इन प्रोविजंस को वायलेट करेगा उन्हें 10 लाख तक की पेनल्टी देनी होगी। और फिर एडिशनल पेनल्टी, अगर आप हर दिन फिर एक एक दिन करके और भी उसे, आप पे 10 लाख का पेनल्टी लग चुकी है लेकिन आप हर दिन कर रहे हो, तो उस हर दिन का ₹10,000 जब तक आप उसको रोक नहीं देते तब तक का और लगेगा। फिर अब ये जो बिल है ये क्या करना चाहता है, ये बिल एक्चुअल में it is defining the minimum share of renewable energy to be consumed by the industrial units। अब देखिए हमने अभी क्या डिस्कस किया कि सेंटर क्या करती है, एक स्पेसिफिक नॉर्म, एक स्पेसिफिक वो बता देती है कि इन तरह की जो लार्ज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, इनको कितना अलाउड है एनर्जी कंज्यूम करना, कितनी एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। तो जितनी भी उनको एनर्जी अलाउड है ना कंज्यूम करना, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ शेयर ऐसा होगा जो उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी का कंज्यूम करना पड़ेगा। अपनी कंजम्पशन में, अपनी कंजम्पशन बास्केट में, अपनी कंजम्पशन कैप में रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड करना होगा। या तो आप डायरेक्टली किसी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से, या तो आप फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स यूज करना शुरू कर दो, या फिर विंड पावर यूज करो, या तो आप इनडायरेक्टली पावर की जो ग्रिड होती है उससे आप रिन्यूएबल पावर ग्रिड है उनसे यूज करो अपने एनर्जी कैप में। फिर दूसरा क्या करती है ये BEE, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को और स्ट्रेंथन कर देती है कि आप और स्ट्रिक्ट मेजर्स और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आ सकते हो इंडस्ट्रीज के लिए, अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, ये ग्रीन हाइड्रोजन को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है ये बिल, कि ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है जो हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट लगता है रिन्यूएबल एनर्जी के उसके दौरान। तो बाकी जो उसके क्या कहते हैं, उसे बर्निंग के दौरान जो निकलता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी से निकलता है। लेकिन ग्रे हाइड्रोजन किसे कहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स के जो इग्निशन होती है उसमें से जो निकलता है, उसके बाय प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्वियसली बेटर है, तो उसका यूज फैसिलिटेट करने के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। फिर चौथा क्या करता है, वो ये जो बिल है वो कार्बन क्रेडिट्स को एज एन इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा क्लीन एनर्जी के लिए। देखिए अगर कार्बन क्रेडिट्स मिलने लग पड़े ना, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है वो क्लीन एनर्जी यूज करेगा तो गवर्नमेंट उसको कार्बन क्रेडिट देगी, या फिर वो क्लीन एनर्जी में कुछ सहायता देगा तो गवर्नमेंट उसको कार्बन क्रेडिट देगी। तो फिर इससे मतलब प्राइवेट सेक्टर ल्योर होगा क्लाइमेट एक्शन के तरफ, है ना। तो बस यही। अब ये सुरेश पटेल जी जो हैं ये पहले विजिलेंस कमिश्नर होते थे, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इन्हें ओथ दिलवाई है, किसकी, CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब जरूर जानना चाहेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। अभी तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट स्वॉन करते हैं इन्हें, है ना, तो ये तो चीज़ हमें पता चल गई। लेकिन और हम एडिशनल छोटी छोटी सी चीज़ें क्या हमें पता होनी चाहिए, हम वो देख लेते हैं फटाफट से। ओके, देखिए जो CVC है उसे गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 1964 में, किसकी रिकमेंडेशन पे, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये संथानम कमेटी बेसिकली इट वाज अ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। फिर 2003 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने एक CVC एक्ट एनैक्ट किया, जिससे क्या हुआ, CVC को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। पहले तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हुआ था, लेकिन अब वो स्टैट्यूटरी बन गई बॉडी। फिर हम देखते हैं कि एक CVC क्या है बेसिकली। CVC एक मल्टी मेंबर कमीशन है जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा जिसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और
दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, दो से कम हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं होने चाहिए। जो अभी सुरेश पटेल जी हैं, ये पहले विजिलेंस कमिश्नर ही थे, तो ये मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम 3 मेंबर बॉडी होती है ये CVC। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने अभी देखा। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं? एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे, 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, और दूसरा मेंबर होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के जो लीडर ऑपोजिशन है वो दूसरे मेंबर होते हैं। ठीक है। और जो टर्म है CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स का, वो 4 साल होता है उस डेट से जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं। और या फिर अगर वो ऑफिस में एंटर कर गए लेकिन वो 1 साल बाद ही 65 ईयर्स के हो गए, तो फिर तब तक ये उनका टेन्योर होता है। either 4 years from the date on which they enter their office, or till the time they attain 65 years of age, whichever is earlier। फिर ये बेसिकली इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है CVC का? ये कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं, रिसीव करते हैं करप्शन के केस में, मिसयूज ऑफ ऑफिस के केस में। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है वहाँ पे, तो ये उस तरह की कंप्लेंट्स को रिसीव करते हैं। लेकिन अब ये खुद एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि CVC खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ये CBI के द्वारा या फिर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाती है। फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन से उन्हें रिपोर्ट मिलती है, फिर वो क्या करती है, उस रिपोर्ट के प्रीमाइस पे रिकमेंडेशंस देती है सेंटर को। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए कैबिनेट नोट फॉर क्लाइमेट प्लेजेस। आपको पता है कि जो हमारा कैबिनेट होता है उसे कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। तो इन्होंने अब कुछ क्लाइमेट प्लेजेस को रेटिफाई किया है एक तरीके से। वो क्या है, वो जो देखते हैं हम। ओके, ये जो रेटिफाई किया है ये उन्हीं प्लेजेस को किया है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो समिट, आपको पता होगा, लास्ट नवंबर में हुई थी। वहाँ पे उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी कंट्री की रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी पे बढ़ाने की, उन्हीं को रेटिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो प्लेजेस अप्रूव किए ना, जितनी कमिटमेंट्स वहाँ ग्लासगो में की थी उससे कम ही है। वहाँ पे ज़्यादा कमिटमेंट्स की थी, हमने शायद 2 ही उसमें से अपनाई हैं, जबकि हमने 5 कमिटमेंट्स की थी। तो हम देख लेते हैं कौन सी। ऑब्वियसली हमें टाइम लगेगा, मतलब इट इज नॉट अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। इंडिया इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, वे मोर देन व्हाट द डेवलप्ड स्लॉट इज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वहां पे 5 उन्होंने कमिटमेंट्स की थी। ऑलराइट, अब ये जो प्लेज हमने ली है ना, जो अप्रूव की हैं, वो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ऐड हो जाएगी। जो आपको पता है पेरिस समिट के दौरान हर कंट्री को अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बतानी थी, जो हम वॉलंटरली खुद पे लेते हैं कि अच्छा आज से हम ये स्टेप्स लेना शुरू करेंगे। हमारी इंडिया की कमिटमेंट ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे एक्ट्स आएंगे, लॉज आएंगे, स्कीम्स आएंगे, वो इसको मद्देनजर रखते हुए आएंगे। तो मोदी जी ने एक पंचामृत यानी कि 5 कमिटमेंट्स वहाँ पे ग्लासगो में दी थी। वो क्या थी कि इंडिया अपने नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट्स तक बढ़ा देगा 2030 तक। फिर दूसरी ये थी कि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे 2030 तक। तीसरा ये था कि हम जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस हैं, जितने भी हमारी कार्बन रिलीज होती है, उसको हम डिक्रीज कर देंगे 1 बिलियन टन से। जितना अभी है उससे हम 1 बिलियन टन कम कर देंगे 2030 तक। फिर क्या था, एक और चीज़ जो हमने कमिट की थी वो ये थी कि हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी है, हम उसको रिड्यूस कर देंगे बाय मोर देन 45%। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी को चलाने के लिए जितने भी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जितनी भी अप्लायंसेस बन रही हैं, जितनी भी सेक्टर्स चल रहे हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमी है वो सब कुछ इंडिया की, उस इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जितना भी कार्बन का एमिशन होता है, इसे कहते हैं हम रेशो ऑफ कार्बन इंटेंसिटी टू द इकोनॉमी, उसे हम 45% से भी ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो, और हम नेट जीरो टारगेट को अचीव करेंगे 2070 तक। नेट जीरो का मतलब क्या होता है, जितना हम एमिट कर रहे हैं उतना ही हमारे यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, उतना ही हमने उगा भी दिए, जितना एमिट कर रहे हैं उतना अब्जॉर्ब भी हो रहा है, उतना कार्बन सिंक भी है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा जीरो हो जाता है। अब नेट जीरो हो गए कि हम कुछ एमिट ही नहीं करते, नो कार्बन एमिशन फ्रॉम इंडिया। ओके, ये हम 2070 तक अटेन करना चाहते हैं। तो हमने कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है वो 2 चीज़ों को दिया है। वो 2 प्रोमिसेस ये हैं कि इंडिया कमिटेड है अपनी एमिशन इंटेंसिटी टू GDP को 45% से भी ज़्यादा कम करने में बाय 2030,
और 2005 के लेवल से, ठीक है। और हम अपनी जो हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से करेंगे, 50% तक हमारी एनर्जी कंजम्पशन, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी चीज़ें अभी हमने नहीं कमिट की अपने प्लेज में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी हेल्थ की मिनिस्ट्री है, मंकी पॉक्स पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लेके आए हैं एक पेज की, जिसमें उन्होंने कुछ कहा है कि जो इन्फेक्टेड मंकी पॉक्स के लोग हैं वो पब्लिक मीटिंग्स में जाना जितना हो सके अवॉइड करें, और उनको नहीं ही करना चाहिए अटेंड ऐसी पब्लिक मीटिंग्स को। और जो नॉन इन्फेक्टेड लोग हैं वो सेम बेड ना शेयर करें, सेम टॉवल्स ना शेयर करें इन्फेक्टेड लोगों के साथ, और ऐसे कुछ दिए हैं। तो अगर आप मंकी पॉक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी 25 जुलाई की वीडियो देख सकते हैं। 28 मिनट से बाद का जो टाइम है 44 मिनट्स तक का, उस ड्यूरेशन में मैंने मंकी पॉक्स को बहुत ही डिटेल में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स, उसका हिस्ट्री, सब कुछ समझाया है। अब श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हम जिस तरह की इकोनॉमिक हार्डशिप से अभी डील कर रहे हैं ये अभी चलेगी, एटलीस्ट 1 साल तो चलेगी। कोई हाथ में सरसों उगाने वाली बात नहीं है, इतनी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्हें भी मेरे साथ हाथ मिलाना चाहिए, मेरे साथ कॉपरेट करना चाहिए। मेरे को और क्राइसिस में मत डालो, मैं कैसे संभालूंगा अकेले सब कुछ। तो यू शुड एक्चुअली कॉपरेट। और इस अपनी इस स्पीच के दौरान उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल मेंशन किया है इंडिया को थैंक करते हुए, जो हमने असिस्टेंस प्रोवाइड की है, जैसे करेंसी स्वैप आरबीआई ने प्रोवाइड किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने एड प्रोवाइड किया है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, एलओसी दिया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसके लिए थैंक करते हुए रनिल विक्रमसिंघे जी ने ये कहा है, The government of India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has given us a breath of life. हमें एक चैन की सांस दी है कहीं ना कहीं। On behalf of my people, मैं अपने लोगों के बिहाफ पे और मैं खुद के बिहाफ पे अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ। गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को और इंडिया के लोगों को। यूएस इंडोनेशिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स अमिड चाइना कंसर्न्स। यूएस और इंडोनेशिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में। और पहली बार ऐसा हुआ है, ये लोग तो कंडक्ट कर ही रहे हैं यूएस और इंडोनेशिया मिलकर, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकी पार्टनर नेशंस जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ठीक है, इन्होंने भी। और अराउंड 5000 सोल्जर्स हैं इन सारी कंट्रीज के, यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर के, जो वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, ड्रिल्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो 2009 से आज तक कंडक्ट की जा रही हैं हर साल। और ये सब कुछ आप देख सकते हैं यूएसए क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना वाला कंसर्न बढ़ चुका है, उसकी ग्रोइंग मैरीटाइम एक्टिविटी इन द इंडो पैसिफिक नेशन और इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। रशिया कम्स आउट इन सपोर्ट ऑफ जनताज बिड टू स्टेबलाइज म्यांमार। मतलब रशिया तो अब आपको पता ही है क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ इस बात पे, उस हर जगह पे अब वो पार्टनरशिप करने लग पड़ा है, सपोर्ट करने लग पड़ा है जो यूएस से, जहाँ पे सैंक्शन लगा रहा है, जैसे ईरान के साथ। जैसे आपने अभी देखा होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान का वेलकम एज अ न्यू मेंबर। और बहुत सारी चाइना के भी एक बहुत बड़े फ्रेंड बन चुके हैं रशिया और चाइना, जबकि एक टाइम पे दुश्मन होते थे, लेकिन आज आप देखिए बहुत सारे और ऐसे जो भी मतलब हारे का सहारा रशिया जी बन चुके हैं। अब जो भी म्यांमार जो अपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जिन्होंने जेल सूली पे चढ़ा दिया है, ऐसे डेथ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, रशिया कह रहा है कि हम समझते हैं कि ये सब बहुत ज़रूरी है वहाँ पे ऑर्डर लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो हम बिल्कुल साथ हैं वहाँ की जनता के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। Please like the video if you actually liked it and share it with others and also subscribe to my channel.